Welcome dear students, my name is Muhammad Ahsan Aslam, working as subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College, Sahiwal. Let's start our today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छठा लेक्चर है और आज के हमारे टॉपिक्स हैं आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. तो आइए आज का लेक्चर हमारे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इसको डिफाइन किया था कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके अंदर जो एटम्स की तरतीब होती है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं. तो व्हाट आर आइसोमर्स? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनमें आगे एटम्स की तरतीब डिफरेंट होती है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के आइसोमर्स का नाम देते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. ये है इसकी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल पेंटेन का मॉलिक्यूल है, इसकी आगे ये फॉलोइंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं. इसमें इसकी सबसे पहले वाली जो अरेंजमेंट है, इसके अंदर ये टोटल 5 कार्बन एटम है और 5 के 5 कार्बन एटम जो है ये आपस में स्ट्रेट चेन बना रहे हैं. जबकि जो इसकी सेकेंड पॉसिबल अरेंजमेंट है, इसमें 4 कार्बन एटम जो है ये स्ट्रेट चेन के अंदर है और 1 कार्बन एटम जो है ये ब्रांच में लगा हुआ है. तो जब आप इसकी पहली और दूसरी अरेंजमेंट को कंपेयर करते हैं तो इसमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि पहली और सेकेंड पॉसिबल अरेंजमेंट में जो इनका वे है एटम्स का आपस में लिंक होने का, ये डिफरेंट है. इसमें 5 के 5 कार्बन एटम आपस में लीनियरली एक दूसरे के साथ अटैच हैं, जबकि इसके अंदर 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन का हिस्सा हैं और 1 कार्बन एटम जो है ये ब्रांच के अंदर है. और जो इसकी लास्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है उसमें 3 कार्बन के एटम जो हैं ये स्ट्रेट चेन का हिस्सा हैं, जबकि 2 कार्बन के एटम्स ऐसे हैं जो कि ब्रांच में हैं. तो ये 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं पेंटेन के मॉलिक्यूल की. इन तीनों के अंदर एटम्स की तरतीब डिफरेंट है, लिहाजा ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. आइए इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं. ये आपके पास डाइक्लोरोप्रोपेन का मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H4Cl2 है. अब आगे इसकी 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं. अरेंजमेंट नंबर 1 के अंदर दोनों क्लोरीन के एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड के ऊपर है. ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये दोनों क्लोरीन एटम ऊपर की जानिब लगे हुए हैं. जबकि जो इसकी सेकेंड पॉसिबल अरेंजमेंट है, इसमें जो दोनों क्लोरीन के एटम हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे, इन दोनों क्लोरीन के एटम्स की जो पोजीशन है ये अपोजिट है, जबकि इसके अंदर ये दोनों सेम साइड के ऊपर हैं. तो ये आइसोमर्स की सेकेंड टाइप है जिसके अंदर जो एटम्स की तरतीब है स्पेस के अंदर ये डिफरेंट होती है. या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो एटम्स है इनकी तरतीब डिफरेंट है. इसमें दोनों क्लोरीन के एटम ऊपर की तरफ लगे हुए हैं और इसमें दोनों क्लोरीन के एटम एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो इसमें भी एटम्स की तरतीब डिफरेंट है, लिहाजा ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. तो यहाँ पे हमने 2 किस्म की एग्जांपल्स डिस्कस की हैं. वो इसलिए क्योंकि आइसोमर्स की मेन 2 ही टाइप्स होती हैं. आपके आइसोमर्स या तो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं या स्टीरियो हो सकते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर आगे चल के हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है. जबकि स्टीरियो आइसोमर्स का ताल्लुक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स के साथ है. इसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन आगे 3 डायमेंशन के अंदर उनकी एटम्स की तरतीब मुख्तलिफ होती है. तो फिर आगे स्टीरियो आइसोमर्स की आगे मजीद 2 टाइप्स हैं. स्टीरियो आइसोमर या तो ज्योमेट्रिक हो सकता है या वो ऑप्टिकल हो सकता है. ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है. इसको हम आगे चल के अपने लेक्चर के एंड के अंदर मजीद डिटेल में स्टडी करेंगे. तो आइए आज का हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? तो ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। जब उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा तो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दोनों वो भी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है। तो व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? Two or more than two compounds having same molecular formula but different structural formulas and properties are called structural isomers, and this phenomena is called structural isomerism. Types of structural isomers, इसकी आगे 5 मजीद टाइप्स हैं। सबसे पहले है द चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 है पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नंबर 4 मेटामेरिज्म और नंबर 5 है टाटोमेरिज्म। तो आइए आगे हम इनकी वन बाय वन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले था द चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपने इसके नाम पे गौर करना है। इसके नाम के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है द चेन। इसका मतलब इस आइसोमर के अंदर जो कार्बन कार्बन की चेन है, इस चेन की बुनियाद के ऊपर आपने आगे इनको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की वो टाइप है जो कार्बन कार्बन चेन की लेंथ की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। नेचर ऑफ द कार्बन चेन से मुराद कार्बन चेन की लेंथ का फर्क होगा। जैसे हम इसकी पहली एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट मजीद वाज़ेह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल 4 कार्बन के एटम्स हैं। इसकी 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। पहली अरेंजमेंट के अंदर ये जो आपके पास ब्लैक सर्कल्स हैं ये कार्बन एटम को, और ये जो रेड सर्कल्स हैं ये हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी पहली पॉसिबल अरेंजमेंट के अंदर जो टोटल 4 कार्बन के एटम्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैच हैं और ये अटैचमेंट इनकी लीनियर है। तो लिहाजा ये चारों के चारों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप इसकी सेकंड पॉसिबल अरेंजमेंट को देखें तो उसके अंदर 3 कार्बन के एटम ऐसे हैं जो आपस में मिलकर स्ट्रेट चेन बनाते हैं। जैसे 1, 2, 3, ये 3 भी चेन का हिस्सा हो सकते हैं, ये ब्रांच हो सकती है, या अगर आप इधर से काउंट करें तो 1, 2 and 3, तो ये 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन का हिस्सा होंगे। ये वाला कार्बन जो है ये ब्रांच कंसिडर होगा। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है इन दोनों के अंदर जो एटम्स की तरतीब है ये डिफरेंट है, और एटम्स की तरतीब में आगे इनका जो स्केलेटन है, इनकी जो आगे स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसमें चारों के चारों कार्बन एटम आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन के जरिए अटैच हैं, और जबकि इसके अंदर 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन का हिस्सा है और 1 कार्बन एटम ऐसा है जो कि ब्रांच है। तो ये थी आपके पास पहली एग्जांपल चेन आइसोमेरिज्म की। तो ये ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन की चेन लेंथ का फर्क होगा। इसमें कार्बन कार्बन चेन लेंथ 4 कार्बन एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि इसके अंदर ये कार्बन कार्बन चेन जो है ये टोटल 3 कार्बन एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसकी सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। फॉर पेंटेन द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ये आपने जनरल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल में भी इसको देखा था कि पहली एग्जांपल के अंदर आपके 5 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो मिलके कार्बन कार्बन की चेन बना रहे हैं, जबकि जो इस सेकेंड एग्जांपल के अंदर 4 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट चेन के अंदर हैं, जबकि 1 कार्बन ऐसा है जो ब्रांच के अंदर है। और थर्ड और लास्ट पॉसिबल अरेंजमेंट के अंदर 3 कार्बन एटम ऐसे हैं जो कि स्ट्रेट चेन का हिस्सा हैं और 2 कार्बन एटम ऐसे हैं जो ब्रांच के अंदर हैं। तो ये थी आपके पास सेकेंड एग्जांपल चेन आइसोमर्स की। यहाँ पे एक और पॉइंट आपने नोट करना है, जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी जिसके अंदर टोटल 4 कार्बन एटम्स थे, उसकी आगे सिर्फ 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स थी। जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ रही है तो आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स की तादाद भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद मॉलिक्यूलर फार्मूला में बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट, या आप ये कह सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ेंगे। सेकेंड टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आपने इसके नाम के ऊपर गौर करना है, पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पे जो आइसोमर्स बनेंगे वो किसी की पोजीशन की वजह से बनेंगे।
तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ऐसी ही टाइप है जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की जिस कार्बन से वो अटैच होगा वो उसका कार्बन एटम का नंबर डिफरेंट होगा। तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के एतबार से है। इसकी पहली एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये OH का मॉलिक्यूल है और ये वो कार्बन एटम है जिसके साथ ये अटैच है। तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये कार्बन नंबर 1 है। तो इस पहले कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है OH अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, इसलिए इसका नाम 1 ब्यूटेनोल है। जबकि जो सेकंड एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला OH है ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, इस वजह से इसका नाम 2 ब्यूटेनोल होगा, इसलिए इसका नाम 2 ब्यूटेनोल होगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम है, जबकि जिस कार्बन के साथ वो अटैच है वो कार्बन एटम डिफरेंट है। इस वाले कंपाउंड के अंदर ये कार्बन नंबर 1 से अटैच है और इस कार्बन के अंदर ये, और इस एग्जांपल के अंदर ये कार्बन नंबर 2 से अटैच है। तो ये थी आपके पास पहली एग्जांपल पोजीशन आइसोमर्स की। इस एग्जांपल को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि पोजीशन आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन जिस कार्बन एटम के साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन एटम का नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। सेकंड एग्जांपल है, ये है हमारे पास क्लोरोपेंटेन का मॉलिक्यूल। ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन का एटम, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है दोनों कंपाउंड्स के अंदर। ये पहले वाले कंपाउंड के अंदर ये जो आपका क्लोरीन का एटम है ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, इसीलिए इसका नाम 1 क्लोरोपेंटेन है। ये जो 1 है नाम के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करता है। जबकि जो आपके पास सेकंड एग्जांपल है इसके अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला क्लोरीन का एटम है ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसका नाम 2 क्लोरोपेंटेन है। क्लोरीन के एटम्स की पोजीशन इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर क्या है, डिफरेंट है, लिहाजा ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। थर्ड टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे कि नाम के अंदर है फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इनमें ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ऐसी टाइप्स होंगी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनमें जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये है आपके पास एक मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। अब फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद के ऊपर इसकी आगे दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। एक मॉलिक्यूल है एथेनॉल का और एक है डाईमिथाइल ईथर का। ये एथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इसके अंदर टोटल कार्बन एटम्स 2 हैं, आपके पास अरेंजमेंट के अंदर 2 कार्बन एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो टोटल 6 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल एटम्स की तादाद पूरी है। लेकिन इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप बनता है जिसको हाईलाइट किया गया है ये है OH का, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, ये एथेनॉल भी हो सकता है और इसकी सेकेंड पॉसिबल अरेंजमेंट है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स के दरमियान, 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ऑक्सीजन का ग्रुप है। तो ये जो ऑक्सीजन का एटम 2 मिथाइल ग्रुप्स के दरमियान है ये ईथर लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये मॉलिक्यूल ईथर का मॉलिक्यूल है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है ये अल्कोहल फैमिली से भी बिलोंग कर सकता है, ये डाईमिथाइल ईथर भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखकर पता चलेगा कि ये वाला मॉलिक्यूल एथेनॉल का है या डाईमिथाइल ईथर का है। तो डाईमिथाइल ईथर और एथेनॉल ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। चौथी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, मेटामेरिज्म। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ऐसी टाइप है जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइक्वल होगी। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू unequal distribution of carbon atoms
ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये मेटामर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ऐसी टाइप हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स की तादाद एक जैसी नहीं होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है डाई इथाइल ईथर एंड मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर्स आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है CH3 CH2O CH2 CH3 और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर का स्ट्रक्चरल फार्मूला है CH3O CH2 CH2 CH3। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऑक्सीजन का एटम है। पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे दो दो कार्बन एटम्स हैं, जबकि जो सेकंड एग्जांपल है उसमें फंक्शनल ग्रुप की एक साइड पे 3 कार्बन एटम हैं और एक साइड पे सिर्फ कार्बन का एटम एक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर लेते हैं। वो ये देखते हैं कि जो दूसरे वाला मॉलिक्यूल है इसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे? इस साइड पे 3 कार्बन के एटम्स हैं और इस साइड पे एक कार्बन का एटम है, जबकि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस साइड पे 2 कार्बन के एटम्स हैं और इस साइड पे भी 2 कार्बन के एटम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि आइसोमर कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। मतलब आप सिर्फ जब एग्जांपल लिखते हैं तो आप सिर्फ यही वाला मॉलिक्यूल लिख देते हैं, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर का मॉलिक्यूल, और ये समझते हैं क्योंकि इसकी दोनों साइडों पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो लिहाजा ये मेटामर है। मेटामर्स के लिए कम से कम 2 एग्जांपल्स का होना जरूरी है। जब आप इनको आपस में कंपेयर करते हैं तब आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नजर आती है। इसमें फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन एटम्स की एक साइड पे 2 हैं और दूसरी साइड पे 2 हैं। इसका मतलब दे आर इन 2:2। इसका मतलब है दे आर इन 2:2। जबकि जब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं इसमें 3:1 है, तो इन दोनों में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दोनों का कंपैरिजन करना है। इसमें 2:2 है और इसमें 3:1 है, लेकिन टोटल एटम्स की तादाद एक जैसी है। 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है और हमारे पास जो है 3 2 5 और 3 2 5 10 टोटल हाइड्रोजन के एटम्स हैं। और इतने ही टोटल एटम्स की तादाद यहाँ पे है। 4 आपके पास कार्बन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है और 10 हाइड्रोजन के एटम है। इसका मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे जो कार्बन एटम्स की तादाद है ये डिफरेंट है। लिहाजा डाईइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और कौन से आइसोमर्स हैं? दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। तो मेटामर्स की ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 ये है डाईइथाइल कीटोन एंड मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। इसके अंदर जो आप फंक्शनल ग्रुप है ये आपके पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। पहले मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की दोनों साइडों पे 2 कार्बन एटम्स हैं, जबकि जो इसकी सेकंड पॉसिबल अरेंजमेंट है उसमें 3 कार्बन एटम्स को एक साइड पे रखा है और एक कार्बन एटम को एक साइड पे रखा है। जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये पता चलता है कि इन दोनों में इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है। इसमें 2:2 है, बल्कि इसमें 2:2 है, जबकि इसके अंदर 3:1 है। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के मेटामर्स कहेंगे। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 2 मेटामरिज्म की। तो अब है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की लास्ट टाइप, ये है टाटोमेरिज्म। तो टाटोमेरिज्म का फिनोमेना जो है ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग की वजह से आता है। हाइड्रोजन एटम को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल टू द अदर एटम। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से प्रोटॉन जो है वो किसी दूसरे एटम के ऊपर शिफ्ट होगा। इसकी पहली एग्जांपल है अमाइनो एसिड और उससे आगे ज्विटर आयन का बनना। अमाइनो एसिड के अंदर ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम है जिसको हाईलाइट किया गया है, ये इस कार्बन के इस ऑक्सीजन से डिटैच होकर इस नाइट्रोजन के इस हाइड्रोजन पर जाके लगता है। अमाइनो एसिड में इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और इस कार्बन के इस ऑक्सीजन के पास एक प्रोटॉन का एटम है, लेकिन
शिफ्टिंग की वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन का एटम है ये इस ऑक्सीजन से डिटैच होकर इस नाइट्रोजन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, जिस वजह से इसके पास 2 की बजाय 3 प्रोटॉन्स हो जाते हैं। तो हमने ये देखा इस एग्जांपल के अंदर कि ये वाले जो 2 आइसोमर्स हैं इनमें हाइड्रोजन एटम की पोजीशन का फर्क है। तो ऐसा फिनोमिना जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन या प्रोटॉन के एटम की शिफ्टिंग की वजह से आता है, ऐसे फिनोमिना को हम टाटोमेरिज्म का नाम देते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड और ज्विटराइन हैं ये दोनों एक दूसरे के टाटोमर्स हैं। इसी टाटोमर्स की एग्जांपल नंबर 2 है, ये है आपके पास एसीटोन और इसकी कीटो फॉर्म है और इसकी इनोल फॉर्म है। इसके अंदर एक कार्बन एटम का यहाँ से एक प्रोटॉन डिटैच होकर इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ से एक हाइड्रोजन का एटम डिटैच होकर यहाँ पे इस ऑक्सीजन के एटम के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो इस एग्जांपल के अंदर इस कार्बन का यहाँ से एक हाइड्रोजन का एटम डिटैच होकर इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के टाटोमर्स हैं। तो ये थी आपके पास एग्जांपल नंबर 2 टाटोमर्स की। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और उसकी आगे 5 टाइप्स। हमारा अगला टॉपिक होगा स्टीरियो आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स की आगे 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हमारे सिलेबस के अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का टॉपिक है। ज्योमेट्रिक आइसोमर आगे मजीद 2 तरह का हो सकता है, या ये सिस आइसोमर होगा या ये ट्रांस आइसोमर होगा। तो आइए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। Such compounds which possesses the same structural formula but differ with respect to the position of identical groups in space are called cis-trans isomers and the phenomena is known as cis-trans or geometric isomerism। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है ये स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप है। और जो स्टीरियो आइसोमर है ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की इर्द गिर्द एटम्स की पोजीशन की डिफरेंस की वजह से बनता है। तो ये जो आपके पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के गिर्द एक जैसे ग्रुप्स की पोजीशन की डिफरेंस की वजह से बनता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की डेफिनेशन। तो अब इस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। सबसे पहले उस कंडीशन को स्टडी करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल जिन्होंने ज्योमेट्रिक या सिस आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करना है उसके अंदर जो कार्बन एटम होगा वो एक कार्बन एटम 2 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होना जरूरी है। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? The necessary and sufficient condition for a compound to exhibit geometric isomerism is that 2 groups attached to the same carbon must be different। एक कार्बन एटम के साथ जो 2 ग्रुप लगे होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ही बात आपको वाजे होगी। सबसे पहले है आपके पास 2-ब्यूटीन का मॉलिक्यूल जिसकी सिस और ट्रांस फॉर्म दोनों आपके पास है। तो सिस और ट्रांस फॉर्म को भी हम डिफाइन भी करेंगे। सबसे पहले जो इसमें नेसेसरी कंडीशन वाला पॉइंट था हमने उस पॉइंट को पिक करना है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 को देखें। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में डबल बॉन्ड है। जो कार्बन नंबर 2 के साथ ग्रुप्स अटैच हैं उनको देखें, दे मस्ट बी डिफरेंट। कार्बन नंबर 2 के साथ एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह से जो कार्बन नंबर 3 है इसके साथ भी एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन का एटम है। अगर दोनों मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ या कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच हो जाएं तो इनके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं बनने हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में बनने हैं जब हर कार्बन एटम के साथ जो 2 ग्रुप्स अटैच होंगे वो डिफरेंट होंगे। 2 से ज्यादा क्यों अटैच नहीं हो सकते? टोटल कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं जिसमें से 2 बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान है। तो इसने मजीद सिर्फ 2 ही बॉन्ड और बनाने हैं। इस वजह से इसके साथ सिर्फ 2 और ग्रुप्स ही अटैच हो सकते हैं। वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तभी सिस या ट्रांस आइसोमर्स बन सकते हैं।
तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट नेसेसरी कंडीशन का। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को डिफाइन और एक्सप्लेन करते हैं। इन द सिस फॉर्म सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, while in trans isomer the similar groups lie on the opposite side of the double bond। तो सिस आइसोमर ऐसा आइसोमर होगा जिसमें एक जैसे ग्रुप्स डबल बॉन्ड की एक सेम साइड पे आएंगे, और ट्रांस आइसोमर ऐसा आइसोमर होगा जिसमें एक जैसे ग्रुप डबल बॉन्ड की डिफरेंट साइड्स के ऊपर होंगे। तो आइए अब हम इसी की एग्जांपल देखते हैं। वही मॉलिक्यूल है 2-ब्यूटीन का, जिसके अंदर हमने नेसेसरी कंडीशन को एक्सप्लेन किया था। अब इसके अंदर हम सेम और सिमिलर ग्रुप्स की डबल बॉन्ड के अराउंड पोजीशन की बुनियाद के ऊपर इनको ट्रांस या सिस आइसोमर में क्लासिफाई करेंगे। पहले एग्जांपल में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 है, ये एक जैसे ग्रुप्स हैं और डबल बॉन्ड की एक जैसी साइड के ऊपर हैं, जबकि जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये डबल बॉन्ड की सेम साइड के ऊपर हैं। तो ऐसा आइसोमर जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था, जिसमें एक जैसे एटम्स की या एक जैसे ग्रुप्स की डबल बॉन्ड के अराउंड पोजीशन एक साइड पे होगी, सेम साइड पे होगी, उसे हम सिस आइसोमर का नाम देंगे। और ट्रांस आइसोमर जिसमें डबल बॉन्ड के अराउंड एक जैसे ग्रुप्स डिफरेंट साइड्स पे होंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशंस पर हैं। तो ये वाला आइसोमर हमारे पास ट्रांस आइसोमर होगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये वही आपके पास 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन का मॉलिक्यूल है। इसमें जो क्लोरीन एटम्स हैं जो कि एक जैसे हैं, ये डबल बॉन्ड की एक जैसी साइड पे हैं। इस एग्जांपल नंबर 1 के अंदर इसमें जो एक जैसे क्लोरीन के एटम हैं, ये पहली पॉसिबल अरेंजमेंट में डबल बॉन्ड की सेम साइड के ऊपर हैं, जबकि जो इसकी सेकेंड पॉसिबल अरेंजमेंट है, इसमें ये जो क्लोरीन के एटम्स हैं ये अपोजिट साइड पे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन का एटम है और मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों सेम तो नहीं है। तो फिर इस तरह के एग्जांपल्स के अंदर हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, सिस या ट्रांस। तो अगर दो ग्रुप्स ऐसे हों जो कि एग्जैक्टली सेम ना हो, तो उनकी बजाय हमने जो सेम ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन को देख, जैसे इस एग्जांपल के अंदर ये जो दो क्लोरीन के एटम हैं ये दोनों सेम एटम्स हैं, तो हम इनकी पोजीशन को देखकर ये डिसाइड कर लेंगे कि ये मॉलिक्यूल सिस का है या ट्रांस का है। क्योंकि हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप ये एक जैसे नहीं हैं, तो इनकी बजाय हम जो सेम है उनको देखकर ये डिसाइड कर लेंगे कि ये मॉलिक्यूल सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एग्जैक्टली दो ऐसे ग्रुप्स नहीं होंगे जो कि बिल्कुल सेम हो, तो उनमें हम जो सेम है उसको देखकर ये डिसाइड कर लेंगे कि ये सिस आइसोमर बनना है या ट्रांस आइसोमर बनना है। इसी तरह की हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 पेंटीन का मॉलिक्यूल है और 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन का मॉलिक्यूल है। ये भी सिस ट्रांस का फिनोमिना शो करते हैं। इसके अंदर भी वही पॉइंट है कि एक हमारे पास इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं लिहाजा ये सिमिलर है। और ये जो आपके पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये एग्जैक्टली सेम है। तो अगर हम इनको देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम जो सेम ग्रुप्स हैं उनको देखकर, उनकी पोजीशन को देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये जो पहली पॉसिबल अरेंजमेंट है 2 पेंटीन की, इसमें दोनों हाइड्रोजन के एटम क्योंकि ये सेम है और डबल बॉन्ड की सेम साइड के ऊपर है, लिहाजा ये आपके पास सिस आइसोमर है। और जबकि इसी की जो पॉसिबल सेकेंड अरेंजमेंट है उसमें ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं क्योंकि ये सेम है, इनकी पोजीशन को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये सिस है या ट्रांस है, क्योंकि ये एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है, डबल बॉन्ड की सेम साइड के ऊपर नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास ट्रांस का आइसोमर है। ठीक है, यही इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये दो हाइड्रोजन एटम हैं जिनकी पोजीशन को आपने देखना है। दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, so this isomer is a cis isomer, while in second possible arrangement both hydrogen atom which are same atoms they lie on the opposite side of the carbon carbon double bond, so this is an example of trans isomer। तो आप इसी के अंदर 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन का मॉलिक्यूल,
इसके अंदर जो चारों के चारों आपके ग्रुप्स अटैच हैं दे आर डिफरेंट। तो ये निहायत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इस कॉन्सेप्ट को गेन करना है। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, इसमें चारों के चारों एटम्स नेचर के एतबार से डिफरेंट है। तो इसमें हम किस बुनियाद के ऊपर इसको सिस या ट्रांस आइसोमर के अंदर क्लासीफाई करेंगे? अगर सेम एटम्स नहीं है, सिमिलर एटम्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर? जैसे इस एग्जांपल के अंदर ये जो ब्रोमीन और क्लोरीन का एटम है, ये दोनों हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो दे बिलोंग टू अ सेम फैमिली। तो एक ही फैमिली के मेंबर जो हैं वो बिल्कुल सेम ना हो लेकिन सिमिलर जरूर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हमने इस ब्रोमीन और क्लोरीन की पोजीशन को देखते हुए इसको क्लासीफाई करना है। इस पहली पॉसिबल अरेंजमेंट में ब्रोमीन और क्लोरीन का एटम डबल बॉन्ड की सेम साइड के ऊपर है, लिहाजा ये आपके पास सिस फॉर्म है। और जबकि जो इसकी सेकंड पॉसिबल अरेंजमेंट है उसमें ब्रोमीन और क्लोरीन का एटम डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे है, लिहाजा ये आपके पास ट्रांस आइसोमर है। तो ये था आपके पास डियर स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस और ट्रांस आइसोमर्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो आइए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। पहला एमसीक्यूज है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। इसमें कार्बन का एटम आगे 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ अटैच है। इसके ऑप्शंस हैं आइदर sp3, sp2, sp और dsp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूल आपने इसी चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किया है। तो इसका राइट ऑप्शन है sp3। सेकेंड एमसीक्यूज है इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। इसके ऑप्शंस हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स, 1 हाइड्रोजन एटम और लास्ट ऑप्शन है नो हाइड्रोजन एटम। ये जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है उसमें जो टर्शरी कार्बन एटम है ये आगे 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है और एक इसका बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप OH के साथ होता है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कार्बन एटम आगे किसी भी हाइड्रोजन के एटम के साथ अटैच नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है नो हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज प्लेनर ट्राइएंगुलर शेप। तो आपके सिलेबस में 3 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2, sp3। sp की शेप जो है वो लीनियर होती है, sp2 की प्लेनर ट्राइएंगुलर शेप होती है और जो sp3 है ये टेट्राहेड्रल होता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं आइदर sp3, sp, sp2 और dsp2। तो इसका राइट आंसर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज। तो ये आपके पास फ्रीडरिक वोहलर था जिसने लेबोरेटरी के अंदर अमोनियम साइनेट से सबसे पहले यूरिया सिंथेसाइज किया था। नेक्स्ट है लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये कौन सा ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेट है जिसकी शेप जो है ये लीनियर होती है? तो ये आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि लीनियर शेप के होते हैं। नेक्स्ट है अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स और लास्ट ऑप्शन है 2 पाई बॉन्ड्स। तो जो एक डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ईथर शोज द फिनोमिना ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और लास्ट ऑप्शन है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो यही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप में मेटामेरिज्म के अंदर हमने आपको ईथर्स की एग्जांपल दी है। तो ईथर शोज द फिनोमिना ऑफ मेटामेरिज्म। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज अल्कोहल। तो ये आपने फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद के ऊपर ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल की पहचान होती है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। तो इसमें जो A ऑप्शन है जिसके अंदर OH का फंक्शनल ग्रुप है ये आपके पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल था।
तो ये था डियर स्टूडेंट आपके पास एमसीक्यूज। आइए अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। आपने ब्यूटेन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखने हैं। तो ये ब्यूटेन की एग्जांपल हमने आपको चेन आइसोमर्स में दी थी, वहां पे हमने ये दिखाया था कि इसके 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। एक वो जिसमें कार्बन के चारों एटम स्ट्रेट चेन में है, और सेकेंड पॉसिबल अरेंजमेंट है जिसमें 3 कार्बन के एटम स्ट्रेट चेन में जबकि एक कार्बन जो है वो ब्रांच में है। तो ये इसके 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इथीन एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है ये क्रैकिंग में बाई प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होता है। तो इसका इंडस्ट्रियल यूज जो है वो इसके यूजेज की वजह से है। तो आइए इसके यूजेस देखते हैं जिसकी वजह से इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। इसका पहला यूज है ये पॉलीथीन, जो कि प्लास्टिक की एक टाइप है जिससे आगे प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, वो बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे पैकिंग मटेरियल वगैरह। इसका सेकंड यूज है ये हॉस्पिटल्स के अंदर जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर भी यूज होता है, जर्म्स किलर है। लास्ट इसका यूज है, इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स लाइक ग्लाइकोल। ये जो ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल है ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, गाड़ियों के रेडिएटर्स के अंदर यूज होता है। और उसके बाद है अल्कोहल। तो अल्कोहल भी एक निहायत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। तो ये कुछ यूजेस हैं इथीन के जिसकी वजह से इंडस्ट्री में इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो आपने फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है और उसके साथ साथ 2 एग्जांपल्स देनी है ऐसे फंक्शनल ग्रुप की जिसके अंदर ऑक्सीजन का एटम हो। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स और इट मे बी डबल और ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties to organic compounds is called as functional group। तो ये एक सिंगल एटम ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर बाज़ ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है जिसकी मौजूदगी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देती है। ऐसे एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल जिसके अंदर ऑक्सीजन का एटम है, सबसे पहले है ईथर लिंकेज। तो ये हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर का, 2 अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान ऑक्सीजन का एटम है। सेकेंड एग्जांपल है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में आगे हमारे पास फॉर्माइल भी हो सकता है और एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन का एटम शामिल है। तो ये थी आपके पास 2 एग्जांपल्स ऐसे फंक्शनल ग्रुप की जिसके अंदर ऑक्सीजन का एटम आता है। इससे ज्यादा एग्जांपल्स भी पॉसिबल हैं, बहुत सारे और भी फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन का एटम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स आपके पास ऐसे हैं जिनकी आपने हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद के ऊपर आगे इनकी जो शेप्स, ज्योमेट्रीज, बॉन्ड एंगल्स हैं वो बताने। पहला मॉलिक्यूल है आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल। इथेन का मॉलिक्यूल डियर स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल में दिया हुआ है। तो ये इथेन का मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज होता है और जो मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज होता है उसकी शेप जो है ये टेट्राहेड्रल होती है और उसका बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 होता है। सेकेंड मॉलिक्यूल है इथीन का मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। ये वाला मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल में डिस्कस किया है। इथीन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और sp2 हाइब्रिडाइज में बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री के और इनकी जो शेप होती है ये ट्राइएंगुलर प्लेनर होती है। ये थर्ड और जो फोर्थ मॉलिक्यूल है ये हमारे लिए नए मॉलिक्यूल्स हैं। आइए इनकी हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं। तो कार्बन के यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 4 बॉन्ड हैं, 4 में से 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है।
जब भी पाई बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड के लिए आपको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो 2p-z एटॉमिक ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है, वेकेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होकर 2p-z में चला जाता है, जबकि एक s और 2p ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो अपने आप को 120 के एंगल पे ट्राइएंगुलर प्लेनर अरेंज करते हैं। और एक 2p-z एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। ये जो 2p-z अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं 2 हाइड्रोजन के साथ वो sp2s ओवरलैप से बनते हैं, और जो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है ये sp2 और p ओवरलैप से बनता है, और जबकि जो पाई बॉन्ड है ये 2p-z और ऑक्सीजन के p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप से बनता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है, जिनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का और इस मॉलिक्यूल की जो शेप है ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल था मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। ये इसकी स्ट्रक्चर है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम और 1 क्लोरीन का एटम अटैच है। चारों सिंगल सिग्मा बॉन्ड हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे आपको उनको एक्सप्लेन करने के लिए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल दरकार होते हैं, तो आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्स करने से। तो कौन कौन से 4 हम मिक्स करेंगे? उनमें से एक तो s होगा और 3 आपके पास जो होंगे वो p होंगे। तो इसका मतलब मिथाइल क्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो sp3 है। अब इसकी बॉन्ड्स की एक्सप्लेनेशन, sp3 और s के ओवरलैप से आगे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद sp3 और s के ओवरलैप से दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो लास्ट कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है ये भी sp3 और s ओवरलैप से बनेगा, और जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये sp3p ओवरलैप से बनेगा। और लास्ट में है इस मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन कि सारे कार्बन और हाइड्रोजन के और कार्बन और क्लोरीन के सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल शेप है, और इसके जो सारे बॉन्ड एंगल्स हैं ये 109.5 डिग्री के हैं। तो अब हम अपने आज के लेसन को रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि आइसोमरिज्म या आइसोमर्स क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनमें आगे एटम्स की तरतीब और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उन्हें हम आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। इसकी आगे 2 मेजर टाइप्स थी, दे आइदर बी स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, और स्टीरियो आइसोमर्स में उनकी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एटम्स की तरतीब जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिर आगे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप्स देखी। इनकी आगे 5 टाइप्स थी, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। फिर उसके बाद था टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। वैसे तो स्टीरियो आइसोमर्स की 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स था। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आगे सिस हो सकता है या वो ट्रांस हो सकता है। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन विद एग्जांपल टाटोमेरिज्म। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन मेटामेरिज्म, आल्सो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स शोइंग मेटामेरिज्म। तो आज की असाइनमेंट का आपका लास्ट क्वेश्चन है ड्रा ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।